एक अहम खबर है, अंजलि के पास चलेंगे सीधे स्टूडियो। अंजलि, ओवर टू यू। बिल्कुल रवि, लगातार वो प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सोसाइटी के लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट होना शुरू हो गया है। तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। ट्विन टावर के पास किसी को रहने की परमिशन नहीं दी गई है, इजाजत नहीं है। सोसाइटी में लोगों के आने जाने पर भी रोक लगा दी गई है। 30 मिनट यानी कि आधे घंटे तक सोसाइटी का जो मेन एंट्री गेट है वो क्लोज रहेगा, बंद रहेगा। 500 मीटर के दायरे में किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। तो देखिए, वो सारी सावधानियां बरती जा रही हैं कि जब इस बिल्डिंग को, बहुमंजिला इमारत को धराशायी किया जाएगा, उस दौरान जो आसपास रहने वाले लोग हैं, जो आसपास की सोसाइटी है, उनको ये सारे नियम बताए गए हैं और अभी से इन नियमों का पालन भी शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल अंजलि, तो नियमों का पालन, एक पूरा का पूरा प्रोटोकॉल है जिसको फॉलो किया जा रहा है तमाम लोगों की तरफ से। लेकिन जो धमाके की बात की जा रही है, यानी कि 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे, बार बार मैं ये आपको समय इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको भी याद रहे कि करप्शन की इमारत में जब धमाका होगा तो हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया देखेगी। तो दोपहर 2:30 बजे जब ये 9 सेकंड का धमाका होगा, उस धमाके से पहले की, ठीक पहले की क्या तैयारियां, ड्रोन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको जल्दी से बताते हैं क्या है ब्लास्ट के पहले की तैयारियां। जरा सुनिएगा गौर से, बड़े पॉइंट्स है इसके। सोसाइटी के लोगों को आने जाने पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी जाएगी, यानी कि अभी से जो तैयारियां चल रही हैं, सुबह के 7 बजे तक पूरी तरह से सोसाइटी खाली हो जाएगी और यहाँ किसी तरह का भी मूवमेंट नहीं होगा। और देखिए, 500 मीटर तक सोसाइटी को खाली कराया गया है और 30 मिनट तक सोसाइटी का एंट्री गेट बंद रहेगा। करीब 7,000 परिवार घरों से बाहर रहेंगे। उस दौरान जो सेफ लोकेशंस पे वो रहेंगे जब ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही होगी। शाम 4 बजे कुछ लोग सोसाइटी के बाहर रहेंगे और परिवार रविवार सुबह से ही यहाँ पर बिजली, पानी, इन सब की सप्लाई काट दी जाएगी। सोसाइटी की छत पर जमा होना भी मना होगा और वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी ये सब करना मना होगा, इस पर बैन रहेगा। बालकनी में भी खड़े होने की मनाही रहेगी। खिड़की और दरवाजों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। सोसाइटी का कॉमन एरिया भी सील रहेगा। लिफ्ट रूम, एसी रूम और मोटर रूम, ये सभी सीज किए जाएंगे, यानी कोई भी रिस्क नहीं लिया जाएगा। इस सबको देखते हुए इतनी प्लानिंग की गई है कि किसी भी तरीके का कोई खतरा ना हो। और देखिए जो बड़ी बात यह है वो ये है कि सोसाइटी के सभी लोग लंबे समय से इस प्लानिंग का हिस्सा रहे हैं और एक एक प्रोटोकॉल को वो फॉलो करते रहे हैं। डॉक्टर साहब, आखिरी वक्त में क्या बड़ी सावधानियां रखी जाए, ये सवाल आपसे। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ हमें इन्वायरमेंट देखना है बल्कि जो लोग वहाँ पर हैं, क्योंकि जब ये बिल्डिंग ब्लास्ट होगी और गिरेगी तो करीब जो एक जिसको प्लूम बोलते हैं कि जो डस्ट का प्लूम बनेगा, वो काफ़ी टाइम तक डस्ट में सस्पेंडेड रहेगा एयर में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो उस सस्पेंशन को दूर तक जाने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। जो हमने सर्कल बनाया है वो आधा किलोमीटर का बनाया है, लेकिन अगर बारिश नहीं होती और ये हवा इतनी तेज़ चलती रहती है तो ये डस्ट प्लूम बहुत दूर तक जा सकता है और आसपास की सोसाइटियों को भी प्रभावित कर सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जिन लोगों को पहले से बीमारियां हैं, स्पेशली एलर्जी, एस्थमा, COPD, लंग की डिसीज़, ILDs, पोस्ट कोविड ग्रस्त लोग हैं, उन लोगों को प्रॉपर सावधानियां बरतनी है अपनी। जो भी लोग अपनी दवाइयां लेते हैं उनको लेने और एक्सपोजर से जितना हो सके दूर रहें। ऑल्दो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर दें, लेकिन जितना इस डस्ट से हम दूर रहेंगे उतना इम्पॉर्टेंट रहेगा और अपनी दवाइयाँ रेगुलर लेनी पड़ेगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ऐसा नहीं है कि आधा घंटे का प्रोसेस और उसके बाद सब कुछ ठीक रहेगा। जैसा कि हम बात करते हैं कि डस्ट पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, जिसमें PM 2.5, PM 10 की बात करते हैं, तो ये सस्पेंडेड पार्टिकल डेज तक रह सकते हैं वातावरण में, जिसके लिए हमें प्रिकॉशन और ज़्यादा लेना पड़ेगा। अगर किसी भी आदमी को इसके बाद ऐसा लगता है कि उसको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ रहे हैं, आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, सो प्रोबेबली मेडिकल इंटरवेंशन भी अप्रोप्रिएटली सजग रहने की ज़रूरत है इस वक्त। और इसके लिए फेलिक्स हॉस्पिटल में भी फेलिक्स हॉस्पिटल एंड आई एम फ्रॉम यथार्थ हॉस्पिटल। यथार्थ हॉस्पिटल भी पूरी तरह से प्रिपेयर है। इसमें अगर उसको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें बेड बुक किए गए हैं जो कि रिजर्व रखे जाएंगे। ठीक है। और देखिए, जिस तरह से हम बता रहे हैं आपको एक एक बिंदु कि किस तरह से स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं हैं लोगों की और ऐसे में लोग क्या सावधानी रख सकते हैं, लेकिन एक मसला प्रदूषण का भी है
क्या चिंताएं हैं प्रदूषण को लेकर, पर्यावरण को लेकर? बड़ी जानकारियां, सीधे चलते हैं अंजलि के पास। बिल्कुल रवि, सबसे बड़ी चिंता है एयर पॉल्यूशन की कि अगर विस्फोट होता है, धराशायी किया जाता है इस बहुमंजिला इमारत को, तो वायु प्रदूषण होगा। देखिए, रोकथाम के लिए भी बड़ी तैयारी की जा रही है कि वायु प्रदूषण ना हो। इसके लिए नोएडा में 15 ऐसे जगह हैं जहां पर एंटी स्मॉग गन भी तैनात किए गए हैं, लगाए गए हैं। नोएडा प्रशासन ने वाटर टैंकर का भी इंतजाम किया है। जरूरत पड़ने पर और एंटी स्मॉग गन लगाई जाएंगी। तो ये वो सावधानियां बरती जा रही हैं, खास करके एयर पॉल्यूशन को देखते हुए। कहा जा रहा है कि नोएडा प्रशासन वाटर टैंकर का इंतजाम कर रहा है, और सिर्फ इतना ही नहीं, वायु कम से कम प्रदूषित हो इसके लिए एंटी स्मॉग गन भी लगाई जाएंगी, ऐसी 15 अलग अलग जगहों पर। तो ट्विन टावर्स को गिराने का आखिर ये फैसला लिया क्यों गया, इस बारे में भी आपको डिटेल इनपुट दे दे कि आखिर क्यों गिराए जाएंगे ट्विन टावर। ये पूरा मामला आपको हम बता देते हैं, क्योंकि 2002 में नोएडा अथॉरिटी ने सोसाइटी बनाने की जो परमिशन दी थी, उसके तहत इस मामले को लेकर सवाल उठाए गए थे। हालांकि बता दें, 14 टावर, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने को मंजूरी मिल भी गई थी, लेकिन जिस सेक्टर 93A में इसकी जो प्लेसमेंट है, यानी सुपरटेक को जमीन जब ये आवंटित की गई थी, जिस जगह पर जून 2006 में अतिरिक्त जमीन यहां पर आवंटित की गई थी और इसकी बाकायदा परमिशन ली गई, हाउसिंग सोसाइटी में बदलाव को लेकर भी बाकायदा परमिशन ली गई, लेकिन मूल योजना में बदलाव कर खरीदारों की इसको लेकर सहमति नहीं ली गई। अब योजना में अपने ग्राहकों को ग्रीन एरिया जरूर दिखाया गया था। 2009 में ही गैरकानूनी तरीके से ट्विन टावर बनाने भी शुरू कर दिए गए और धोखे से ग्रीन एरिया पर 2 बड़े टावर खड़े कर दिए गए। इस बीच रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस की तरफ से इसका विरोध जताया गया और 2010 में ही RWA ट्विन टावर को लेकर कोर्ट का रुख कर चुकी थी। अब मानकों के मुताबिक दोनों टावर्स के बीच में 16 मीटर की दूरी भी बेहद जरूरी थी और मानकों को अनदेखा जिस तरीके से किया गया, वो तमाम तथ्य कोर्ट के सामने भी रखे गए। मानकों को अनदेखा कर टावर में 9 मीटर दूरी रखी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब अगस्त 2021 में दोनों टावर्स को गिराने का आदेश दिया तो एक बड़ी राहत लोगों को जरूर मिली, क्योंकि एक लंबी लड़ाई कोर्ट में लड़ी गई है, जिसके बाद कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है।